जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ISPCS पाथ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी के ARO के जो हाल ही में जो पेपर हुआ है उसको रिव्यू कर रहे हैं, उसे अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं। यह एग्जाम आपका फरवरी 2024 में हुआ था। ठीक है, इसी पेपर को हम डिटेल से कर रहे हैं, जिसके हमने अभी तक लगभग 100 क्वेश्चनों को बड़े ही डिटेल के साथ कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 140 तक करेंगे, यानी कि कंप्लीट पेपर इस वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा। यदि आपने ये 100 क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, उन वीडियो को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यूपी पीसीएस से संबंधित, यूपी पीसीएस PYQ से संबंधित वीडियो चैनल पर डाली जा रही हैं। ठीक है, यदि आपने उन वीडियो को भी नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। वो भी आपके आरओ एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। इसके अलावा जो यूपी पीसीएस का PYQ है वह आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में तो हेल्पफुल साबित ही होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज का सेशन आरंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो ऑप्शन सी इज राइट, श्रीनाथ जी यानी कि कृष्ण जी से संबंधित है। जो पिछवाई चित्रकला है वह श्रीनाथ जी यानी कि कृष्ण से संबंधित है। पिछवाई शब्द का अर्थ है, आइए जानते हैं कि पिछवाई शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है पीछे वाली। कपड़े पर बनाए जाने वाले पिछवाई चित्र बड़े आकार के होते हैं तथा पूर्ण रूप से श्रीनाथ जी को समर्पित होने के कारण श्री कृष्ण की लीलाओं के जीवन चरित्र की जानकारी देते हैं। इन चित्रकलाओं को मुख्य मूर्ति के पीछे दीवार पर लगाया जाता है और ये चित्रकलाएं मुख्य रूप से राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित नाथ द्वार के श्रीनाथ जी मंदिर में प्रदर्शित की गई हैं। कहाँ पर यह जो चित्रकला है वह प्रदर्शित की जाती है? तो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में प्रदर्शित की गई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यह असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम से संबंधित है। भारतीय जो संविधान की छठी अनुसूची है वह असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ध्यातव्य है कि यह अनुसूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) तथा 275(1) से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है उनके सोर्स का भी यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है। लाइक ये जो क्वेश्चन है हमारा, उसका सोर्स क्या रहा है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पेज, यानी कि घटना चक्र से यह क्वेश्चन आया हुआ है और यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों घटना चक्र को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आने वाले समय में हम इसी चैनल पर घटना चक्र की समस्त वीडियो कराएंगे, तो आप इस चैनल पर बने रहें। ठीक है, आने वाले समय में सभी कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, फर्स्ट में दे रखा है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, सेकंड में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, थर्ड में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना और फोर्थ में नाबार्ड की स्थापना। तो एक कूट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ये देखिए, बैंकों के जो राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण है वह कब आरंभ हुआ? तो जुलाई 1969 में यह आरंभ होता है। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना अक्टूबर 1975 में की गई थी। अब बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो दूसरा चरण है वह कब आरंभ हुआ? तो यह अप्रैल 1980 में आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? तो अप्रैल 1980 में। नाबार्ड की स्थापना की हम बात करें तो नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 104 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन कहा गया है तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में कहा गया है कि भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण में कहा गया है कि लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो नीचे दिए गए कोट का उपयोग करके राइट आंसर का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, परंतु जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ये देखिए, भारत में लवणीय मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के अनुपात की अधिकता व चूने की अल्पता पाई जाती है। यानी कि लवणीय मिट्टी में कौन सा खनिज ज्यादा मात्रा में होता है? तो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। और कमी किसकी होती है? तो चूने की कमी देखी जा सकती है। अतः यह मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती। इस प्रकार हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाता है। वहीं लवणीय मिट्टी में नमक की अधिक मात्रा होती है। ठीक है, लवणीय मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो नमक की, जिसका मुख्य कारण क्या है? तो शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी इसका प्रमुख कारण है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 105 कह रहा है कि यदि गत दिवस के, अच्छा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह रीजनिंग से संबंधित है। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चनों को हम अलग से वीडियो लाकर करेंगे, उसमें बड़े डिटेल के साथ उन्हें भी कवर करेंगे। इस वीडियो में हम जीएस के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो हम जीएस के क्वेश्चन को ही देखेंगे। यह इन्फॉर्मेशन आपको मैंने पहले की वीडियो में भी दे रखी है, यदि आप पहले की वीडियो देख चुके होंगे तो यह इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी। मैं ये दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नए नए स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ते रहते हैं, तो उन्हें भी इस बात का पता हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि कुछ क्वेश्चन उनके छूटे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी के पैटर्न पर दिया हुआ है, पूछा हुआ है कि कितने युग्म सही हैं। ठीक है, तो एक तरफ सूची 1 दे रखी है जिसमें अनुसंधान संस्थान यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट का वर्णन दे रखा है, और दूसरे में जो दूसरी सूची है उसमें उन रिसर्च इंस्टीट्यूट के शहरों का वर्णन है कि कहाँ पर वह रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट अपने आप में सही है। आइए देखते हैं। शुष्क वन अनुसंधान जो संस्थान है कहाँ अवस्थित है, तो यह जोधपुर में अवस्थित है। इसके अलावा हिमालय वन अनुसंधान संस्थान जो है वह शिमला में अवस्थित है। वर्षा वन अनुसंधान जो संस्थान है वह जोरहाट में अवस्थित है। और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में स्थित है। वहीं वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो जोधपुर में है। हिमालय वन रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में स्थित है। वर्षा वन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट में स्थित है। उष्णकटिबंधीय वन रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में है। और वन इंस्टीट्यूट और वन अनुसंधान जो संस्थान है वह देहरादून में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 107, बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, इनकी अरेंज करना है। फर्स्ट में दे रखा है प्रजनन बीज, सेकंड में दे रखा है आधारीय बीज, थर्ड में दे रखा है प्रमाणित बीज और फोर्थ में दे रखा है केंद्रक बीज। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है, इनकी इन्हें अरेंज करना है प्रारंभिक चरण से लेकर अंतिम चरण तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन डी। ठीक है, बीज गुणन के जो प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक का जो कालानुक्रमिक क्रम है वह सर्वप्रथम कौन सा बीज आता है, तो केंद्रक बीज आता है। ठीक है, केंद्रक बीज के पश्चात प्रजनन बीज आता है। ठीक है, प्रजनन बीज के पश्चात आधारीय बीज आता है और सबसे लास्ट में प्रमाणिक बीज आता है। तो यहाँ पे जो सबसे प्रारंभिक जो बीज का चरण है वह है केंद्रक बीज। क्या है, तो केंद्रक बीज। और सबसे अंतिम जो चरण है बीज गुणन का तो वह है प्रमाणिक बीज। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन करना है। सूची 1 में उत्सवों का वर्णन यानी कि फेस्टिवल का वर्णन है, वहीं सूची 2 में उन फेस्टिवल से संबंधित स्टेट या यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी का वर्णन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हॉर्नबिल पर्व है यानी कि हॉर्नबिल फेस्ट है, फेस्टिवल है, वह कहाँ का है, तो यह नागालैंड में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा संगाई जो पर्व है, संगाई पर्व आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो मणिपुर में। राजहंस पर्व आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आंध्र प्रदेश में यह देखने को मिल जाता है। और हेमिस पर्व की बात करें तो यह लद्दाख में मनाया जाता है। इस प्रकार जो राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यही वर्णन आपको यही एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। ठीक है, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन कहा है और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में कहा गया है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। वहीं कारण में कहा गया है कि जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है कि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है और जो हमारा कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ये देखिए, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 1843 में कोलकाता में हुई और इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का ही परिणाम था। यह इसके अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा जॉर्ज थॉमसन है, इन्हें द्वारकानाथ टैगोर बंगाल में उदार राजनीति को व्यवस्थित करने के लिए इंग्लैंड से भारत लेकर आए थे। ठीक है, इस प्रकार हमारे दोनों ही कथन सही भी हो जाते हैं और जो कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
110। ठीक है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम देखना है। तो फर्स्ट में खिज खान दिया है, सेकंड में मोहम्मद शाह, थर्ड में मुबारक शाह और फोर्थ में अलाउद्दीन आलम शाह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो सैयद वंशों का जो यहाँ पे सुल्तानों का जो सही कालानुक्रम है वह है सबसे पहले खिज्र खां थे। तो खिज्र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना भी की थी और खिज्र खान का जो टाइम पीरियड है वह 1414 से लेकर 1421 के मध्य है। सेकंड नंबर पे है मुबारक शाह। ठीक है, इनका जो कालानुक्रम है वह कब तक का है? तो इनका कालानुक्रम 1421 से लेकर 1434 तक था। मोहम्मद शाह की हम बात करें तो इन्होंने 1434 से लेकर 1445 तक शासन किया। वहीं अलाउद्दीन आलम शाह ने 1445 से लेकर 1451 तक शासन किया। इस प्रकार जो खिज्र खान थे सबसे आरंभिक सैयद वंश के सुल्तानों में से थे और अलाउद्दीन आलम शाह सबसे लास्ट यानी कि अंतिम सैयद वंश के सुल्तानों में से थे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 111 है वह रीजनिंग से संबंधित है, इसकी स्किप करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जो कि सही है। ठीक है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है सॉरी, वह कह रहा है कि मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला सेज है, जो कि अपने आप में सही है। ठीक है, तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाते हैं। देखिए, जो मुरादाबाद है वह तांबे के काम के लिए फेमस है। किसके काम के लिए फेमस है? तो तांबे के काम के लिए। इसके दुनिया भर में इस शिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई, यानी कि जो मुरादाबाद है उसने दुनिया भर में शिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। और मुरादाबादी विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यह भी फैक्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है, क्योंकि सभी ऑप्शन में से कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, एग्जैक्ट सही नहीं है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अकॉर्डिंग देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो 68.9% तथा नगरीय जनसंख्या कितनी थी? तो 31.1% थी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों में नगरीय जनसंख्या 31.6% थी। ठीक है, ये अंतिम आंकड़ों की बात कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग जो ग्रामीण जनसंख्या थी वह थी 68.9% और नगरीय जनसंख्या थी 31.1%। लेकिन ये अनंतिम आंकड़े हैं। ठीक है, मतलब अंतिम आंकड़े से पूर्व जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उन्हें अनंतिम आंकड़े कहते हैं। और इसमें जो नगरीय जनसंख्या रही है वह रही है 31.6%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा 114 है वह कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में कहा गया है कि अनाज वाली फसलों के साथ अंत रासायन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। वहीं कारण में कहा गया है कि मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनी रेशेदार जल प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी, कि दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। ठीक है, परंतु जो कारण है हमारा वह अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो अनाज वाली फसलों के साथ अंतराशयन के रूप में शामिल होने पर जो दलहनें हैं वह पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अनाज वाली फसलों के साथ, ठीक है, दलहनी फसलों को अंतराशयन कर दिया जाता है, यानी कि अंतराशयन कर दिया जाता है, तो वह दलहनी फसलें जो है वह पूरक फसलों के रूप में कार्य करती। किस रूप में कार्य करती? तो पूरक फसलों के रूप में। वहीं मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनी रेशेदार जल प्रणाली वाली अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्व और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, क्योंकि मूसला जड़ मिट्टी में गहराई से प्रवेश करती है और जबकि रेशेदार जो जड़ है वह उथली होती है और इतनी गहराई तक प्रवेश ही नहीं कर पाती है। जब इतनी गहराई तक नहीं कर पाती तो प्रतिस्पर्धा किस बात की? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे कुछ क्रम दे रखे हैं जिनमें हमें राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन बी। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक जो क्रम है वह प्रस्तावना के संदर्भ में सही है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। ठीक है, एक सिलक्यारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं, तो बिजली की टोटल खपत कितनी होगी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 72 यूनिट टोटल बिजली की खपत होती है। ठीक है, आइए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि एक बल्ब के जलने पर जो कुल विद्युत की खपत है, ये फॉर्मूला है दोस्तों वाट इंटू घंटा अपॉन 1000। ठीक है, तो 200 वाट का जो हमारा यहाँ पे दे रखा है 200 वाट वाट क्षमता है। ठीक है, और कितने बल्ब लगातार जलते हैं? तो 15 बल्ब लगातार जलते हैं। कितने घंटे जलते हैं? तो 24 घंटे जलते हैं। तो इनको इंटू करके कितना आएगा? 4.8 यूनिट आ जाएगा। और कितने बल्ब जल रहे हैं? तो 4.8 यूनिट को 15 से, यानी कि 15 बल्ब जल रहे हैं तो इंटू करने पर कितना आ जाएगा आपके पास? 72 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट में देखा पाई मेसान की खोज, सेकंड में न्यूट्रॉन की खोज, थर्ड में इलेक्ट्रॉन की खोज और फोर्थ में प्रोटॉन की खोज। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन की खोज हुई थी वह 1886 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वह 1897 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जे जे थॉमसन, यानी कि इसे थॉमसन भी कहते हैं और थॉमसन के नाम से भी जानते हैं, तो उसने इलेक्ट्रॉन की खोज की 1897 में। किसने? तो जे जे थॉमसन द्वारा। प्रोटॉन की खोज की बात करें तो 1886 में इसकी खोज की गई। और किसने की? तो जर्मन भौतिक विज्ञानी गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। वहीं न्यूट्रॉन की खोज की हम बात करें तो इसकी खोज 1932 में होती है और ब्रिटिश वैज्ञानिक जे चैडविक ने इसकी खोज की थी। पाई मेसान की खोज जो है 1947 में ब्रिटिश वैज्ञानिक सेसिल पावेल द्वारा की गई थी। उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने ही प्रोटॉन का H+ के रूप में अवलोकन किया था। तत्पश्चात रदरफोर्ड ने अन्य नाभिक में इसकी पहचान एवं नामकरण किया था। ठीक है, आपको यह फैक्ट भी याद रखना है कि प्रोटॉन का जो नामकरण है वह किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। और प्रोटॉन की खोज की बात की जाए तो यह गोल्डस्टीन ने किया है। ठीक है, अन्य नाभिक में इसकी पहचान व नामकरण किसने किया? तो रदरफोर्ड ने। यह हो गया। अगर रदरफोर्ड को प्रोटॉन की खोज का श्रेय दिया जाए तो कालानुक्रम के आधार पर जो व्यवस्थित करने पर सही उत्तर होगा वह इस प्रकार होगा। ठीक है, जो कि फालतू की बात है, इस पर ध्यान मत दीजिए। आप बस इतना याद रखिए कि प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने की। प्रोटॉन का जो नामकरण है वह रदरफोर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 118। ठीक है, यह मिसिंग नंबर से संबंधित है, रीजनिंग से संबंधित है, इसे स्किप करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 जो 19 क्वेश्चन है हमारा, वह कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो ऑप्शन सी इज राइट। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार ब्रिटिश काल में जनगणना हुई थी। अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक शासन प्रणाली की प्रथम जो जनगणना है वह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी यह? तो यह 1872 में कराई गई थी। किंतु जनगणना का जो क्रमवार आकलन है, अर्थात प्रथम प्रथम नियमित जनगणना जो है वह 1881 से आरंभ की गई थी। और किसके कार्यकाल से यह आरंभ की गई थी? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से यह आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है, यानी कि जो यूपी है वह 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर का चयन करना है, तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट अपने आप में सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ना तो 1 ना ही 2। ये देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है वह 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है, लाइक पूर्वी संभाग, पश्चिमी संभाग, मध्य संभाग और बुंदेलखंड संभाग। इस प्रकार जो यूपी है वह 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जिनमें तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तरी उत्तरी पूर्वी मैदान और विंध्य पहाड़ी क्षेत्र आदि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है, तो जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2021 के तहत
2020 में कोयला के कुल विश्व उत्पादन में लगभग 50% जो हिस्सेदारी के साथ जो चीन है वह कोयला और लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि 2020 के डेटा को लिया जाए, ठीक है, तो विश्व का 50% हिस्सेदारी किसकी रही है कोयला और लिग्नाइट के सब उत्पादक में, तो चीन की रही है, ठीक है। और हिस्सेदारी कितनी रही है, तो यह लगभग 50% रही है। इसके बाद जो नंबर आता है वह आता है भारत का, और भारत की हिस्सेदारी कितनी है, तो 9.08%। थर्ड नंबर पे नंबर है अमेरिका का, जिसकी हिस्सेदारी है 5.70%। उसके बाद इंडोनेशिया का स्थान है, देन ऑस्ट्रेलिया का स्थान है, और लास्ट में यहाँ पे रूस का स्थान आता है, ठीक है। भारत में कोयले की 3 वृहद भंडारक राज्य का जो घटता क्रम है वह इस प्रकार है कि झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। इस प्रकार जो कोयले का जो भंडारण है भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो झारखंड में होता है, उसके पश्चात ओडिशा में होता है, और सबसे मतलब तीसरे नंबर पे जो स्थान है वह छत्तीसगढ़ का है। तो भंडारण में झारखंड टॉप है कोयले के इंडिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 जो कि मैथ से संबंधित है, स्किप करते हैं इसे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, क्योंकि बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व है, और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है, थर्ड नंबर पे केरल का स्थान है, और उत्तर प्रदेश का यहाँ पे चौथा स्थान है। जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में जो शीर्ष 5 राज्य हैं उनका क्रम इस प्रकार है कि बिहार में सर्वाधिक जन घनत्व है, और कितना है, तो पर किलोमीटर 1106 व्यक्ति पाए जा रहे हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, वहां का जनघनत्व 1028 है, ठीक है। केरल थर्ड नंबर पे है, और उत्तर प्रदेश फोर्थ नंबर पे है। आपको इसका डेटा याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे 829 पर किलोमीटर व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है। 5वें नंबर पे हरियाणा का स्थान आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 124, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन करना है। तो सूची 1 में दोस्तों कुछ विटामिन का वर्णन है, ठीक है, और सूची 2 में उन विटामिन से संबंधित बीमारियों का वर्णन है। अब बात की जाए विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और वहीं विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी हो जाती है, और विटामिन बी की कमी से, ठीक है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। वहीं फॉलिक एसिड की कमी से आपको रक्त लापता यानी कि एनीमिया देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। वही चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई हैं, दोबारा रिपीट करने का औचित्य नहीं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 125, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि इसकी मेजबानी इंदौर शहर ने की थी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका आयोजन सितंबर माह में हुआ था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि सही उत्तर का चयन करना है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इंडिया जो स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 है उसका आयोजन 26 से 27 सितंबर 2023 के मध्य इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। इस अवसर पर 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया था। 25 जून 2015 को लॉन्च किए गए स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग के माध्यम से नागरिकों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना है। तो आपको यह फैक्ट भी याद रखना है दोस्तों कि स्मार्ट सिटी मिशन का आरंभ कब किया गया, तो 25 जून 2015 से स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 126 इज, भारत का कौन सा राज्य चूना, पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान इन सभी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 127, बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे, जो कि अपने आप में सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो कह रहा है वह है न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया था, ठीक है, यानी कि बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका को प्रकाशित किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर का हमें चयन करना है, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। बिपिन चंद्र पाल ब्रह्मा समाज से जुड़े हुए थे, ठीक है, यह आपको फैक्ट याद रखना है। इसके अलावा वह समाज सुधारक भी थे। उन्होंने 1901 में न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन करना है। सूची 1 में कुछ योजनाओं का वर्णन है, वहीं सूची 2 में उन योजनाओं के आरंभिक यानी कि लॉन्चिंग ईयर का वर्णन दे रखा है। तो अब हम बात करें,
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। मुस्कान स्कीम की हम बात करें तो मुस्कान स्कीम का आरंभ 2021 में किया गया है। मिशन इंद्रधनुष को कब स्टार्ट किया गया? तो 2014 में इसका आरंभ किया गया था। वहीं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की हम बात करें तो इसका आरंभ 2018 में किया गया था। इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी। ये देखिए ऑप्शन सी इज राइट। वही चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, आप देख लेना एक बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 129, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उसके बारे में सही कथन को चुनना है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी, जो कि सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों और देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। ठीक है। प्रोला सेकंड काकतीय वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। तो काकतीय वन यानी कि काकतीय वंश के जो प्रथम स्वतंत्र शासक थे कौन थे? तो प्रोला सेकंड। रुद्रमा गणपति देव की पुत्री थी और चौथी स्वतंत्र शासिका थी। ठीक है। उन्होंने दक्षिण में तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों और देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट, यानी कि गति का जो संरक्षण सिद्धांत है या संवेग संरक्षण का सिद्धांत है उसके आधार पर रॉकेट कार्य करता है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर रॉकेट अपना कार्य करता है। रॉकेट के ऊपर जाने का जो सिद्धांत है वह संवेग संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आधारित है। ठीक है। हिंदी संस्करण में देखो दोस्तों संवेग के स्थान पर गति लिख दिया था जो कि रॉन्ग था। ठीक है। अंग्रेजी में इसको सही लिखा गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है हमारा कि उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट कहता है कि यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि जो चारकुला नृत्य है वह अवध क्षेत्र में ना करके ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा सेकंड जो स्टेटमेंट है, इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती है। तो यह सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। तो इस प्रकार नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए चारकुला जो नृत्य है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है चारकुला नृत्य? तो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में। ठीक है। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपना सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। चारकुला नृत्य विशेष रूप से होली के तीसरे दिन मनाया जाता है, जिस दिन राधा का जन्म हुआ था। ठीक है। आपको यह भी फैक्ट याद रखना है कि चारकुला नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है और यह कृष्ण के गीतों पर नृत्य करते हैं इसमें। ठीक है। और जिस दिन राधा का जन्म हुआ था उसी दिन इस नृत्य को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 132 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ठीक है, फर्स्ट में एक्सरे दिया हुआ है। ठीक है। सेकंड में दृश्य किरणें दिया हुआ है और थर्ड में अवरक्त किरणें दिया हुआ है, फोर्थ में रेडियो तरंग दिया हुआ है। तो कूट का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन करना है। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में हमें वर्णन करना है। तो रेडियो तरंग की जो वेव लेंथ है यानी कि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेवलेंथ तो अलग हो गया। ठीक है। तरंग दैर्घ्य होता है वेवलेंथ और आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो तरंग की जो फ्रीक्वेंसी है वह सबसे कम होती है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, लेकिन हम बात करें वेवलेंथ की, वेवलेंथ की हम बात करें, ठीक है, वह सबसे ज्यादा होती है। किसकी? तो रेडियो तरंग की उससे ज्यादा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? तो अवरक्त किरणों की। अवरक्त किरणों से ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है आपको देखने को मिल जाएगी दृश्य किरणों की, और एक्स रे की जो फ्रीक्वेंसी है वह सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। एक्स रे की हम बात करें तो इसकी वेवलेंथ, इसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इसकी जो है वह आपको सबसे कम देखने को मिलेगी यहाँ पर। ओके। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही हो जा रहा है। आइए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दी गई विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो फ्रीक्वेंसी के संदर्भ में बढ़ता हुआ क्रम है वह इस प्रकार है कि रेडियो तरंग की जो फ्रीक्वेंसी है सबसे कम है, उससे ज्यादा अवरक्त किरणें है, और दृश्य किरणें उससे ज्यादा है, और एक्स किरणें सभी से ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 133, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, भारत का जो राष्ट्रपति है वह अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, जो कि अपने आप में सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है।
तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन करना है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, साथ ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा भी समाप्त कर सकता है। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का भी गठन करना होता है। इस प्रकार हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 134 है, वह कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन में कहा गया कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, और कारण में कहा गया है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। तो हमारा कारण यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई के साथ जो वायुमंडल जो दाब है वह घटता जाता है, ठीक है। और अभिकथन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखिए, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम होता जाता है, अतः जल का जो क्वथनांक है वह घट जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 क्वेश्चन नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन करना है। तो सूची 1 में कुछ अनुच्छेदों यानी कि आर्टिकल का वर्णन दे रखा है संविधान के, और सूची 2 में उन आर्टिकल से यानी कि अनुच्छेदों से संबंधित विषयों का वर्णन दे रखा है। तो आर्टिकल 26 में बात करें तो उसमें है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन दे रखा है। आर्टिकल 40 में यानी कि अनुच्छेद 40 में आपको ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 98 यानी कि अनुच्छेद 98 में संसद के सचिवालय की बात की गई, और अनुच्छेद 239 यानी कि 239 में संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन दिया हुआ है। इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पर वही सभी चीजें दे रखी हैं एक्सप्लेनेशन में, आप चाहें तो इसे एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं रोककर, ठीक है। वही बातें रिपीट होंगी, इसलिए मैं इसे दोबारा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट फर्स्ट, वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। सेकंड स्टेटमेंट है, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 यानी कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन दिया गया है। इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि लागू नहीं कराए जा सकते किसी भी देश के किसी भी न्यायालय द्वारा, ठीक है, इन प्रावधानों को। तो इस प्रकार हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वह सही हो जाता है। हालांकि जो ये सिद्धांत है वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। तथापि इस भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं तथा ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय समय पर सरकारों ने नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का प्रयास भी किया है, जैसे जमींदारू उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना, मनरेगा कार्यक्रम, 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा आदि। तो कहने का तात्पर्य है कि राज्यों द्वारा समय समय पर कानून बनाकर, ठीक है, डीपीएसपी को लागू करने का भी प्रयत्न किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। फर्स्ट में दे रखा है फर्रुखसियर, सेकंड में जहांदार शाह, थर्ड में बहादुर शाह और फोर्थ में मोहम्मद शाह। तो सब प्रथम यहाँ पर बहादुर शाह आएंगे, ठीक है। प्रारंभिक जो मुगल शासक थे इन चारों में से वह बहादुर शाह थे, और अंतिम की बात करें तो अंतिम में यहाँ पर कौन है, तो मोहम्मद शाह थे, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी। मुगल शासकों का जो सही कालन क्रमानुसार में वर्णन है उसके अकॉर्डिंग बहादुर शाह जो प्रथम है उनका जो कार्यकाल था वह 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक था। वहीं जहांदार शाह की हम बात करें तो इनका जो शासन काल था सबसे छोटा था, जो कि 1712 से लेकर 1713 तक इन्होंने शासन किया। फर्रुखसियर की हम बात करें तो 1713 से लेकर 1719 तक इन्होंने शासन किया। वहीं मोहम्मद शाह, जिसे हम रंगीला के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने 1719 से लेकर 1748 साल तक 48 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 138, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन कहा गया और दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन में कहा गया कि संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, ठीक है। कारण में कहा गया कि भारत का जो राष्ट्रपति है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी।
भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 53 है उसके तहत संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। इस प्रकार हमारा जो अभिकथन हो जाएगा वह सही हो जाएगा। इसके अलावा जो भारत का राष्ट्रपति है वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का जो प्रयोग है वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन करना है। तो सूची 1 में महत्वपूर्ण दिवसों का वर्णन है और सूची 2 में उन दिवसों से संबंधित तारीख यानी कि दिनांक का वर्णन दे रखा है। ठीक है, तो हमारा जो विश्व ओजोन दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य दिवस की हम बात करें तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और वहीं बात की जाए विश्व वन्य जीव दिवस की तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और वहीं विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 2023 में इसका जो विषय था, ठीक है, वह क्या था? लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना और हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को खोलने के लिए महिलाओं और बालिकों की आवाज को ऊपर उठाना। विश्व वन्यजीव दिवस की बात करें तो 3 मार्च को मनाया जाता है और 2023 में इसका जो मुख्य विषय है वह रहा है कि वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। वहीं विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, 2023 में स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो थीम है वह थी सभी के लिए स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 140, ठीक है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आरओ 2024 के क्वेश्चन पेपर का भी है, लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन बी। वर्ष 1960 में थियोडोर मेमन ने प्रथम रूबी लेजर का विकास किया था। रूबी लेजर ने दृश्य प्रकाश पुंज यानी कि पल्सेस ऑफ विजिबल लाइट को उत्पन्न किया था, जो कि गहरे लाल रंग का था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आरओ 2024 का जो पेपर था, जो कि कैंसिल हो चुका है, यानी कि लीक होने के कारण कैंसिल हो गया है, उसका हमने डिटेल से एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम आरओ से संबंधित अन्य क्वेश्चन पेपर को बड़े ही डिटेल के साथ कवर करेंगे, भले ही वो चाहे प्री के क्वेश्चन पेपर हो या फिर मेंस के क्वेश्चन पेपर हो, सबका डिटेल एनालिसिस आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल पर बने रहें। ठीक है, इन्फॉर्मेशन यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करें ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का लाभ मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आरओ की नेक्स्ट PYQ की सीरीज में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, धन्यवाद।